नमस्कार दोस्तों, हंगामा फैक्ट्स में आपका स्वागत है। इस बार हम आपके लिए लेके आए हैं एक यूनिक टॉपिक जिसका नाम है एपिक बैटल्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में लड़ाइयों की एक लंबी सूची है, क्योंकि देशी और विदेशी शक्तियों ने उपमहाद्वीप की संपत्ति पर विजय प्राप्त करने और उस तक पहुंच बनाने की बहुत कोशिश की। यहाँ हम उन 5 लड़ाइयों पर कुछ प्रकाश डालेंगे जिन्होंने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, और हाल की लड़ाइयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली लड़ाई आती है पानीपत की लड़ाई 1526। पानीपत की लड़ाई 1526 में दिल्ली के उत्तर पश्चिम के एक शहर में हुई और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। पानीपत सीधे दिल्ली पर आक्रमण पथ पर था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर अपनी युवावस्था के साहसिक कार्यों के कारण एक उल्लेखनीय व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना वक्त मध्य एशिया में घूमते हुए राज्यों को जीतते और हराते हुए बिताया। उन्होंने एक आजीवन पत्रिका में अपना जीवन का दस्तावेजकरण किया, जिससे हमें एक शासक के आंतरिक विचारों के बारे में पता चलता है। 1504 में बाबर काबुल का शासक बना। 1526 में उत्तर भारत के अधिकांश भाग पर दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी का शासन था। लोदी के कई सरदार उससे असंतुष्ट थे और उन्होंने बाबर को उन पर शासन करने के लिए आमंत्रित किया। जब बाबर ने एक सौदा देखा तो उसे पता चल गया। अपनी पत्रिका में लिखते हुए उन्होंने कहा, हिंदुस्तान का एक अच्छा पहलू ये है कि ये बहुत सारा सोना और पैसे वाला एक बड़ा देश है। बाबर ने तुरंत आक्रमण किया। लगभग 15,000 पुरुषों की उनकी सेना लोदी के अधीन 30,000 से 40,000 सैनिकों से अधिक थी। हालांकि लोदी के विपरीत बाबर के पास एक गुप्त हथियार था, तोपखाने के 24 टुकड़े, और उनसे युद्ध करने के दौरान अपने लोगों को घोड़ियों के पीछे रखा, जिससे वे लोदी और लोदी की अधिकांश सेनाओं को मार सके। इस प्रकार अगले 300 वर्षों तक दक्षिण एशिया का प्रमुख मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। दूसरी लड़ाई तालीकोटा 1565। वही दिल्ली सल्तनत जिसे बाबर ने हराया था स्वयं एक असफल साम्राज्य था, जिसके राज्यों के टूटने और हिंदुओं के साथ खराब संबंधों की आशंका थी। 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में सल्तनत के विस्तार का प्रयास तेजी से विफल हो गया, लेकिन इससे पहले हिंदू विजयनगर साम्राज्य और अलग हुए बहमनी सल्तनत का उदय हुआ, जो बाद में 5 युद्धरत दक्कन सल्तनतों में विभाजित हो गया। विजयनगर दक्षिणी भारत में अब तक का सबसे बड़ा, सबसे संगठित और सबसे बड़ा हिंदू राज्य था, जिसका गठन भारत में इस्लामी घुसपैठ की सीधी प्रतिक्रिया में हुआ था। इसके अस्तित्व ने दक्षिण भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता को 200 वर्षों तक सुरक्षित रखा। फिर भी इसकी ताकत ने इसके उत्तरी पड़ोसियों दक्कन सल्तनत को खतरे में डाल दिया, और इस प्रकार आमतौर पर जकड़ने वाली दक्कन की सल्तनतें विजयनगर के खिलाफ युद्ध में उतर गईं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि विजयनगर को संख्या के मामले में कोई नहीं हरा सकता, लेकिन युद्ध के दौरान मुख्य विजयनगर जनरल की मृत्यु के कारण 26 जनवरी 1565 को इसकी राजधानी के पास तालीकोटा में अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। लड़ाई का शुद्ध परिणाम ये हुआ कि इसने दक्षिणी भारत को कमजोर कर दिया और इसे उत्तर के मुगल साम्राज्य में एकीकृत होने दिया। दक्षिण भारत की विशेष राजनीतिक और संस्कृति समाप्त हो गई और अधिकांश दक्षिण एशिया में इस्लामी राज्य राजनीतिक रूप से प्रभावी हो गया। तीसरी लड़ाई करनाल 1739। करनाल की लड़ाई ने सर्वशक्तिमान मुगल साम्राज्य को घातक रूप से कमजोर कर दिया। मुगल साम्राज्य और फारस के पड़ोसी सफाविद साम्राज्य दोनों अलग अलग कारणों से 18वीं शताब्दी की शुरुआत में पतन में चले गए। लगातार हिंदू मराठा छापे और मुगल साम्राज्य में गृह युद्ध और सफाविद के लिए अफगान विद्रोह, इस अराजकता से एक सरदार और सम्राट बना नादिर शाह। नादिर शाह ने फारस को स्थिर किया और 2 दशकों से उस राज्य में व्याप्त अराजकता को समाप्त किया। हालांकि उनका राजवंश नया था और उन्हें वैधता और धन की आवश्यकता थी। इस बीच मुगल सम्राट मोहम्मद शाह अक्षम थे। एक छोटे से बहाने का उपयोग करते हुए नादिर शाह ने 1738 में मुगल साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। उसके पश्चिमी क्षेत्रों काबुल, पेशावर, लाहौर इत्यादि पर कब्जा कर लिया और 24 फरवरी 1739 को दिल्ली के पास करनाल में मुगल सेना से मुलाकात की।
दोनों पक्षों के पास बंदूकें और तोपखाने थे, लेकिन मुगल सेना बड़ी थी। बड़ी भारतीय सेना को अव्यवस्था का सामना करना पड़ा, जबकि छोटी आक्रमणकारी सेना से युद्ध जीतने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से राजनीति का इस्तेमाल किया। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को अपना सिंहासन और अपने अधिकांश साम्राज्य को तब तक बनाए रखने की अनुमति दी जब तक कि उन्होंने एक बारी राशि का भुगतान किया, जिसमें अधिकांश मुगल मुकुट के गहने भी शामिल थे, और सिंधु नदी के पश्चिम की भूमि उन्हें सौंप दी। इसके बाद मुगल राज्य धीरे धीरे खत्म हो गया और सम्राट स्वयं मराठों या फिर अंग्रेजों की कठपुतली बन गए। चौथा युद्ध, प्लासी, 1757। प्लासी का युद्ध वह युद्ध है जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत की। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल के समृद्ध प्रांत पर ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ, जिसके पहले से कोई योजना नहीं थी, और इसके बाद भारत के अधिकांश भाग पर ब्रिटिश शासन का प्रसार हुआ। 1757 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एक मजबूत उपस्थिति स्थापित कर ली थी, जहां उन्होंने कलकत्ता में एक व्यापारिक चौकी स्थापित की थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला फ्रांसियों के साथ संबंध में थे, जो 7 साल के युद्ध के दौरान पूरी दुनिया में अंग्रेजों से लड़ रहे थे। सिराजुद्दौला अंग्रेजों और उनके द्वारा व्यापार के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति से नाखुश थे, और इसीलिए उसने 1756 में अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसियों के साथ गठबंधन किया। उसने कलकत्ता पर आक्रमण किया और ब्रिटिश कैदियों को एक छोटी सी जेल कलकत्ता का ब्लैक होल में डाल दिया। अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश सैनिकों और भारतीयों से युक्त एक बल के साथ भेजकर जवाब दिया, जो कंपनी की सेना का हिस्सा थे। ब्रिटिश सेनाएं असंख्य नहीं थी, लेकिन वे बेहतर संगठित थी। उन्होंने भारतीयों की तुलना में बेहतर भुगतान भी मिलता था। 23 जून 1757 को बंगाल में प्लेसी की लड़ाई में ब्रिटिश सैनिकों ने बंगाल कमांडर मीर जफर के विश्वासघात की मदद से सिराजुद्दौला की सेना को हरा दिया। बाद में मीर जफर को अंग्रेजों द्वारा नवाब के रूप में स्थापित किया गया, लेकिन इसके लाभों का स्वाद चखने के बाद उन्हें जल्दी ही सीधे बंगाल पर शासन करना शुरू कर दिया। 5वां युद्ध, कोहिमा, 1944। अक्सर पूर्व का स्टेलिनग्राड कहा जाने वाला कोहिमा का युद्ध इंपीरियल जापान की सबसे बड़ी हार में से एक था, क्योंकि उन्होंने भारत पर कब्जा करने का प्रयास किया था। कोहिमा पूर्वी भारत राज्य नागालैंड में बर्मा की सीमा के पास स्थित है, जिस पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने कब्जा कर लिया था। अंग्रेज भारत को उसके संसाधनों के कारण युद्ध के प्रयासों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। भारतीय स्वतंत्रता नेताओं ने भी जापानियों द्वारा कब्जा किए जाने को प्राथमिकता दी। अधिकांश लोग चाहते थे कि एक स्वतंत्र भारत एक उदार लोकतांत्रिक दुनिया में उभरे। हालांकि कई भारतीयों ने वास्तव में जापानियों के साथ सहयोग किया। मार्च 1944 में बर्मा में जापानी सेना ने ब्रिटिश सेना को रोकने, स्वाभाविक रूप से भारत में हलचल मचाने और चीन के लिए आपूर्ति मांगों को बंद करने के लिए भारत में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। 3 जापानी डिवीजनों और एक भारतीय राष्ट्रीय सेना डिवीजन से युक्त लगभग 15,000 जापानी सेनाओं ने कोहिमा में 2500 मजबूत सेना से लड़ाई की, जिसमें ज़्यादातर भारतीय सैनिक शामिल थे, जिसकी कमान ब्रिटिश अधिकारियों के पास थी। इस नुकसान का मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश भारतीय सेनाओं को कड़ी रक्षात्मक परिधि में रखा गया। 5 से 18 अप्रैल के बीच कोहिमा ने युद्ध की सबसे कड़वी करीबी लड़ाई देखी। 18 अप्रैल तक भारत में अन्य जगहों से अतिरिक्त सेना आ गई और फायदा जापानियों के खिलाफ हो गया। लड़ाई ने भारत के कुछ हिस्सों को जापानी हाथों में जाने से रोक दिया और चीन और बर्मा में जापानी सेनाओं को पीछे धकेल दिया, जिससे युद्ध छोटा होने की संभावना थी। स्वतंत्र भारत की दिशा जापान के साथ संबंध राष्ट्रवादी ताकतों द्वारा शासित होने के बजाय एक नागरिक सरकार के तहत स्वतंत्र होने से प्रभावित हुई, जिससे 1947 में भारत आज़ाद हुआ। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 बड़े युद्ध। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसी ही वीडियो आप और देखना चाहते हैं और ऐसे ही फैक्ट्स देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है हंगामा फैक्ट्स। जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।